Hello dear friends, welcome back to my channel English Mentor. Today I'm just going to teach you part number 8 of your newly initiated grammar series, Most Important Rules of English Grammar. So dear students, before this particular session, I have taught you 7 sessions based on most important rules of English grammar. So please watch those particular sessions as well. So let us start this particular session without any further delay. So आज के हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स रहने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 4, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रूल है. जनरली इससे रिलेटेड कुछ कॉमन एरर्स आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर. देखिए, जब आपको एक फ्रेज मिलता है, इट इज 2 days, इट इज 6 months, इट इज 10 years, इस तरीके से जब आपको कोई फ्रेज मिलता है, अगर उस पर्टिकुलर फ्रेज के अंदर आपको अगो दिया होता है, अगो ये एक एडवर्ब हो गया जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है. जब आप एक पर्टिकुलर फ्रेज का यूज करते हैं और उस फ्रेज के अंदर अगर आपका अगो यूज किया गया है, सो आफ्टर दैट यू विल हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है. जैसे अगर मैं बात करता हूं, इट इज 2 days अगो, इट इज 2 days अगो दैट, इट इज 2 days अगो दैट, और उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. इट इज 2 days अगो दैट आई अटेंडेड द वर्कशॉप. आई अटेंडेड द वर्कशॉप. मैंने बोला कि ये 2 दिन पहले की बात है कि मैंने क्या की थी, मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी. इट इज 2 days अगो दैट आई अटेंडेड द वर्कशॉप. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सो माय डियर स्टूडेंट, जब आपको इट इज के साथ कोई फ्रेज मिलता है, इट इज प्लस टाइम मिलता है, अगर उस सेंटेंस के अंदर आपको अगो भी दिया होता है, तो बाद वाला जो सेंटेंस होना चाहिए वो आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज किया जाता है. ना माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक एरर आ जाता है कि मान लो अगो की जगह पे यहाँ पे अगर सिंस दिया होता, यहाँ पर सिंस दिया होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वहां पर आपको सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस V3 आप यूज करेंगे. फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करना होता है. जैसे अगर मैं बोलता इसी सेंटेंस को, इट इज 2 days सिंस, अब अगो यूज नहीं किया मैंने, इट इज 2 days सिंस दैट. अब यहां पे क्या कर सकता हूं, आई हैव अटेंडेड द वर्कशॉप. मैंने क्या किया, आई हैव अटेंडेड द वर्कशॉप. इस तरीके से आप इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे. राइट. सो माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके किसी फ्रेज के अंदर टाइम दिया है और अगो उसके अंदर आपको यूज किया गया होता है, सो द क्लॉज विच इज यूज्ड आफ्टर अगो, अगो के बाद होने वाला जो क्लॉज है वो आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में आना चाहिए. और अगो की जगह अगर आपको सिंस दिया होता है, तो वहां पर भी आप क्या यूज करेंगे, वहां पर आप यूज करेंगे सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इट मींस यू हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट. आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होगा. राइट. सो लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट रूल विच इज रूल नंबर 5. सो रूल नंबर 5 भी बहुत कॉमन एरर आते हैं इससे. देखिए, जनरली आपको एक चीज मैं बता देता हूं, आई विश दैट, ओ दैट, वुड दैट और इफ ओनली. जब कभी भी आप इमेजिनेशन की बात करते हो, जब इनका मतलब काश होता है, काश जनरली आप किसके लिए यूज कर लेते हो, जब आप इमेजिनेशन यूज करते हैं. तो इमेजिनेशन यानी इन फ्रेज के बाद आप क्या यूज करते हो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं. क्या यूज कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. अगर मैं बोलता देखो, आई विश, काश में एक राजा होता, तो आप क्या बोलेंगे, आई विश आई वर अ किंग, आई वर अ किंग. सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वर क्यों लिखा, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट इमेजिनेशन, जब कभी आप इमेजिनेशन की बात करते हो, हाइपोथेटिकल सेंटेंस की बात करते हो, अनरियल सिचुएशन की बात करते हो, इट डजंट मैटर व्हाट सब्जेक्ट यू आर यूजिंग, वी हैव टू यूज ऑलवेज वर विद ऑल द सब्जेक्ट्स. हमें सभी सब्जेक्ट के साथ वर यूज करना होता है. तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता था, आई विश आई वर अ किंग, आई विश दैट आई वर अ किंग, ओ आई वर अ किंग, ओ दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर अ किंग, इफ ओनली आई वर अ किंग. इस टाइप से मैं इन सेंटेंसेस को यूज कर सकता था. एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूं, जैसे काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी, क्या बोलूंगा, आई विश
आई हैड मनी। तो इस तरीके से मैं क्या बोलूंगा, आई विश आई हैड मनी। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आपका जनरली यूज किया जाता है। राइट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात क्या है, जब आपका सेंटेंस इट इज टाइम के साथ, देखो इट इज टाइम के साथ या इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम के साथ या इट इज ग्रेट टाइम भी दे देते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज ग्रेट टाइम के साथ आपका कोई सेंटेंस दिया होता है, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया होता, सिर्फ ये फ्रेज मिलता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी होगी कि वहां पर आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ही यूज करना होगा। राइट जैसे मैं बोलता हूं ये सही टाइम हो गया घर जाने का, तो आप क्या बोलेंगे, देखो इट इज हाई टाइम यू वेंट होम, यू वेंट होम। अब जनरली देखो करेक्ट आंसर तो यही बनेगा, इट इज हाई टाइम यू वेंट होम, ये करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन जनरली यहां पर आपको गो दे दिया तो जो कि इनकरेक्ट है आपका, या फिर आपको बोल देंगे इट इज हाई टाइम यू शुड गो होम, यू शुड गो होम। सो माय डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा अगर आपने लिख दिया इट इज हाई टाइम यू शुड गो होम, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। वाई सो, क्योंकि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज ग्रेट टाइम के बाद आप सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का ही स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, आप क्या याद रखेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। राइट सो एट द सेम टाइम एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूँ इमेजिनेशन के लिए, जैसे कोई भी जब आप इमेजिनेशन करते हो, जैसे मैं बोलता हूँ इफ ओनली, जैसे मान लो एक इमेजिनेशन होगी इफ ओनली, और उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और दूसरा जो फ्रेज होगा वहां पे वुड प्लस V1 यूज कर लेंगे, वुड प्लस V1। जैसे अगर मैं बात करता हूं इफ ओनली, इफ ओनली, इफ ओनली, अगर वो इफ ओनली ही वर्कड हार्ड, इफ ओनली ही वर्कड हार्ड, इसके बाद देखो मैंने क्या किया, ही वुड पास, ही वुड पास। तो यहाँ पर किस तरीके से मैंने सेंटेंस बनाए देखो यहाँ, इफ ओनली यानी जब आप कंडीशन बता रहे हो इसी शर्त पर, ही इफ ओनली ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर देखो हमने सब्जेक्ट प्लस V2 लिखा है और यहाँ पे वुड प्लस V1 मैंने यूज किया है। राइट सो बहुत इंटरेस्टिंग रूल था ये। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। देखिए जब आप आई विश दैट, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, ओ दैट, वुड दैट या इफ ओनली, तो उसके बाद आप हमेशा ही सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रक्चर दिया होता है जो आपका करेक्ट फॉर्मेशन होगा। राइट सो लेट अस मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो मैंने इससे पहले मैंने यूज किया था, सिर्फ मैंने यूज किया था आई विश यूज किया था मैंने ना, तो वहां पर मैंने सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया था, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर मैंने आई विश्ड यूज किया, क्या यूज किया, विश्ड। तो जब आप सेंटेंस के अंदर आई विश्ड यूज करेंगे तो वहां पर आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आप यूज करेंगे, यानी आपको पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करना होता है। अगर सिर्फ विश होता तो पास्ट इंडेफिनाइट यूज करना पड़ता, और अगर आपका आई विश्ड है यानी यहाँ पर आपको आई विश्ड दिया गया है, तो बाद वाला जो स्ट्रक्चर होगा, बाद वाला जो सेंटेंस होगा या क्लोज होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो देखिए अभी सेंटेंस को अगर मैं बोलता हूं, काश मैंने मेहनत की होती, आई विश्ड या आई विश्ड दैट भी बोल सकता हूं, दोनों ही करेक्ट है। आई विश्ड आई हैड वर्कड हार्ड, आई विश्ड दैट आई हैड वर्कड हार्ड। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आपका इस तरीके से सेंटेंस को लिखूंगा। अब जनरली यहाँ पर मतलब किस तरीके से एरर दे दिया जाता है, मान लो आई विश्ड दिया यहाँ पर आई विश्ड दैट, और एरर क्या दे दूंगा मैं यहाँ पे, आई वर्कड हार्ड, इस तरीके से एरर दिया जाता है। I wished I worked hard. So this is incorrect. Why this is incorrect? Because your sentence starts with wished. और जब आपका सेंटेंस wished के साथ स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपको had plus V3 आपको यूज करना होता है। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट, अगर मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो मॉडल वर्ब आपको किस तरीके से यूज करेंगे, वुड हैव प्लस V3 के साथ आप इस स्ट्रक्चर को आप यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे वुड प्लस V1 नहीं आएगा। जैसे सेंटेंस को बताता हूं मैं, जैसे if he had worked hard, यानी अगर उसने मेहनत की होती, if he had worked hard he would have passed, he would have passed, तो ये सेंटेंस बनेगा he would have passed। तो इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट है, he would have passed।
तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो यानी आपका हैड प्लस V3 दिया तो बाद वाला जो क्लोज होगा वुड हैव प्लस V3 में आएगा ये आपका। और ये सेंटेंस आपका पास्ट इमेजिनेशन का है। पास्ट इमेजिनेशन में जो आपका इफ क्लोज होता है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, और जो बाद वाला क्लोज होता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। अब जनरली यहाँ पर एरर किस तरीके से दे देता है, मान लो यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 की जगह पे यहाँ पे सिर्फ मान लो वुड पास यूज कर लेते, जो कि आपका इनकरेक्ट होता। वुड पास नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लोज पास्ट परफेक्ट के अंदर दिया गया है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन, रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 7 आपका पास्ट परफेक्ट का है। देखो पास्ट परफेक्ट का रूल नंबर है ये, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है, देखिए जब आप बिफोर और व्हेन की बात करता हूं, यहाँ पे व्हेन भी लगा लेता हूं मैं। देखो बिफोर और व्हेन, माय डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। व्हेनेवर यू कनेक्ट टू क्लॉजेस ऑफ पास्ट विद व्हेन एंड बिफोर, जब आप पास्ट के दो क्लोजेस को कनेक्ट करते हो बिफोर और व्हेन के साथ, जो क्लोज बिफोर और व्हेन से पहले यूज होता है उसमें आप हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करें, और जो क्लोज बाद में होता है उसमें हमेशा V2 यूज करें। क्लियर। और इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूं, यानी बिफोर को मैं पहले ले आऊं, और क्योंकि बिफोर बाद वाला सेंटेंस तो V2 है तो यहाँ पे भी V2 यूज किया है, और फिर कॉमा लगा के हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। लेट मी जस्ट मेक वन मोर सेंटेंस। मैं एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं आपके लिए। तो व्हेन के साथ भी और बिफोर के साथ भी बना देता हूं मैं। देखिए सेंटेंस है, मैंने बोला द ट्रेन हैड left the station, the train had left the station when before we reached। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देखो तो बिल्कुल ये स्ट्रक्चर आपको, तो मैंने क्या किया है, when या before से पहले वाला जो क्लोज है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर ली मैंने, ठीक है। और या फिर बाद वाला क्लोज मैंने क्या यूज किया, V2 के साथ यूज कर लिया, रीच्ड यूज कर लिया V2। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता था, बिफोर वी रीच्ड कॉमा द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। ये स्ट्रक्चर भी आपका करेक्ट माना जाएगा, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। नाउ लेट अस मूव ऑन। अब बात कर लेते हैं, अभी आपने क्लॉज किसके साथ कनेक्ट किया था, व्हेन और बिफोर के साथ कनेक्ट किया था। जब आप दो क्लोजेस को आफ्टर के साथ कनेक्ट करते हो, आफ्टर के साथ कनेक्ट करोगे तो जो पहला क्लोज होगा वो आपका V2 के अंदर आएगा, और बाद वाला जो क्लोज होगा वो आपका किसके में आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है इट इज ऑफ पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। अब बात कुछ एग्जांपल्स की कर लेते हैं, जैसे द criminals had taken place before we reached, okay, the crime had taken place आना चाहिए, criminals नहीं, the crime had taken place before we reached there, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, क्योंकि ये एक्शन पहले हुआ था, और बिफोर से पहले आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और बाद में आपने देखो V2 यूज कर लिया, जो कि करेक्ट है। बिफोर वी रीच देयर द क्रिमिनल्स हैड टेकन प्लेस। टेकन प्लेस का मतलब यहाँ पे इसको टेकन प्लेस भी, अगर इस सेंटेंस को करेक्ट मान के चलते हैं तो उन्होंने अपनी जगह ले ली थी, इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे क्राइम मानता हूँ, क्राइम हैड टेकन प्लेस, ये भी सेंटेंस करेक्ट ही होगा, राइट। तो इन शॉर्ट में बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मान लो बिफोर या व्हेन से पहले वाला जो क्लोज होगा पास्ट के अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और उसके बाद वाला जो क्लोज होगा आपका V2 के अंदर आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आ जाएगा, राइट। सो अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 के अंदर क्या है, तो देखिए इंपैरेटिव सेंटेंसेस की मैं बात करता हूँ। और सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। माय डियर स्टूडेंट, इंपैरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, परमिशन, सजेशन। वो सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं जो आपका सब्जेक्ट से नहीं बल्कि मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो उनको इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। जनरली अगर आपका कोई भी क्लोज इंपैरेटिव सेंटेंस के साथ स्टार्ट होता है तो बाद वाला जो क्लोज आना चाहिए वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करना चाहिए आपको। जैसे मैं सेंटेंस को बताऊं, यहाँ पर देखो, अगर देखो टेल मी फॉर व्हाट पर्पस, अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, टेल मी फॉर व्हाट पर्पस ही डैश इन लिविंग। अब यहाँ पे ऑप्शन में है आपको लिव दिया है, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए इज लिविंग इज द करेक्ट आंसर। तो जब आपका सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस से दिया होता है, इंपैरेटिव से स्टार्ट होता है, तो इंपैरेटिव के बाद जो बाद वाला क्लोज होता है वो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट रूल को देखते हैं ध्यान से।
प्लीज सपोर्ट रामलाल, प्लीज सपोर्ट रामलाल। अब ये देखो प्लीज सपोर्ट रामलाल, ये आपका इंपैरेटिव हो गया, बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। तो ये देखो आपने he is working, अब एरर मालूम है ये करता, प्लीज सपोर्ट रामलाल बिकॉज ही वर्क्स फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। जनरली आप इस तरह के जो, अगर आपका सेंटेंस इंपैरेटिव के साथ स्टार्ट होता है तो बाद वाला जो फ्रेज है वो आपका कॉन्टिन्यूस में आना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो एक चीज है, यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत एक और दो क्लॉज दिए गए हैं, उनमें से पहला क्लॉज प्रेजेंट में हो तो दूसरा क्लॉज भी प्रेजेंट में होना चाहिए, अगर पहला पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, राइट। तो जनरली तो मतलब रूल तो यही बोलता है कि अगर आपका फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट में है तो बाद वाला क्लॉज भी प्रेजेंट में हो, अगर फर्स्ट वाला क्लॉज आपका पास्ट में तो बाद वाला भी आपका क्लॉज पास्ट में होना चाहिए। देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट अग्री टू द प्रपोजल। अब देखो यहाँ पे ये पास्ट हो गया, पास्ट आपने वी टू यूज कर लिया, तो इज नहीं आएगा बल्कि वॉज आना चाहिए, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लोज पास्ट में है तो सेकंड क्लोज भी आपका पास्ट में आना चाहिए। अब देखो, ही टोल्ड मी दैट ही इज कन्विंसिंग फॉर एनी इंडिविजुअल। अब देखो यहाँ पर भी वॉज आ जाना चाहिए आपका, राइट। क्यों वॉज आ जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्लोज है क्या है आपका, टोल्ड में आया, किस में आया, ही टोल्ड मी दैट ही वाज कन्विंसिंग, ये भी करेक्ट है। अगर मान लो ऑप्शन में ही आपको क्या दिया गया है, वाज टेलिंग या टेल्स दिया है, टेल्स तो वैसे भी नहीं आएगा और हैड टोल्ड भी नहीं आएगा, यहाँ पे V2 ही आएगा, या तो V2 आएगा या आपका वाज टेलिंग आएगा, तो वाज टेलिंग भी करेक्ट होगा, टोल्ड भी यहाँ पे करेक्ट है, टोल्ड भी रॉन्ग नहीं है यहाँ पर, राइट। क्योंकि अगर मैं सेंटेंस के हिसाब से चलूं तो वाज आना चाहिए यहाँ पर, क्लियर। ही टोल्ड मी दैट ही इज इन क्वांड्री दैट डे, वॉज इन आएगा, देखो क्योंकि आपका फर्स्ट क्लोज पास्ट में तो वॉज, यहाँ पर दूसरा क्लोज भी आपका पास्ट में आना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस को देखो, he informs the police about the incident in which many people were killed। आपका सेकंड वाला जो क्लोज है पास्ट के अंदर है, तो फर्स्ट क्लॉज क्या है आपका प्रेजेंट में दिया जो कि इनकरेक्ट है, तो होना क्या चाहिए, इन्फॉर्म्ड आना चाहिए। तो अगर आपको फर्स्ट क्लॉज पास्ट में तो सेकंड क्लॉज भी पास्ट में आएगा, अगर आपका फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट में तो सेकंड क्लॉज भी आपका प्रेजेंट में ही आएगा। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, राइट। सो बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, आपको सभी ये रूल्स लर्न करने हैं, एंड आई गारंटी यू कैन फाइंड आउट एनी कॉमन एरर, आप किसी भी कॉमन एरर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, he told us that, उसने क्या बताया हमें, he told us that while he is returning from Jaipur। अब देखो यहाँ पे told आएगा तो was आना चाहिए यहाँ पर भी, क्योंकि पास का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे was आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, क्लियर। अब बात आती है, देखें, यदि एक साथ दो से अधिक क्लोजेस को जोड़ा जाए, मतलब अभी तक दो की बात की जा रही है, अगर दो से अगर ज्यादा तीन क्लोजेस को जोड़ देते हैं तो तीनों के अंदर भी यही रूल फॉलो किया जाएगा। अगर फर्स्ट क्लोज जो है अगर वो प्रेजेंट में है तो बाकी सेकंड और थर्ड क्लोज भी आपका प्रेजेंट में आना चाहिए, अगर आपका फर्स्ट क्लोज पास्ट में तो सेकंड और थर्ड भी आपका पास्ट में आना चाहिए, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे सेंटेंस को देखते हैं, he told us that while he is returning from Delhi some anonymous का मतलब अनजान persons attacked him with daggers का मतलब होता है छुरा। अब देखो ये आपका अटैक भी V2 हो गया, और यहाँ पे इज यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, वॉज होना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो टेंस है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है वो पास्ट के अंदर है, सो देयरफॉर आपका जो सेकंड क्लोज है वो भी पास्ट में ही होना चाहिए, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। He says to us that we have started firmly at the outset that he would not make any covenant with the outers। देखें, अब सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट के अंदर है, यहाँ पे सेज दिया गया है, यहाँ पे हैव स्टार्टेड दिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, बाद में आपको यहाँ पे वुड दिया जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आपका सेंटेंस पूरा ही प्रेजेंट में है तो बाद में भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग he does not make, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, would not नहीं आएगा, बल्कि क्योंकि पूरा ही स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट का है तो यहाँ पे प्रेजेंट ही यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, he would not make any covenant with the others, he does not आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका will नहीं बल्कि does not आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट में आएगा तो he does not make हो जाएगा,
he does not make is the correct answer. क्योंकि अगर आपका फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज भी प्रेजेंट के अंदर है तो थर्ड क्लॉज भी तो प्रेजेंट में ही आएगा, राइट? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सेंटेंस. ही अप्राइज्ड, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, तो यहाँ पे V2 आपने यूज कर लिया. दिल्ली पुलिस दैट व्हाइल he was returning from his office some unanimous person attack him. अब यहाँ पे अटैक दिया जो कि गलत है, क्योंकि आपका अप्रेज्ड और was returning ये बात बताते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो देयरफॉर आपको यहाँ पर भी अटैक्ड यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको V2 यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर अटैक्ड हो जाएगा, राइट? इसके बाद कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एडवर्ब्स है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब कभी भी आपको ये एडवर्ब्स दिखाई पड़ती है किसी भी सेंटेंस के अंदर. सो मोस्टली आवर सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट. जनरली हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. देखें, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ऑफन, frequently, sometimes, occasionally, daily, habitually, every day, every night. Every के साथ कोई भी टाइम दे सकते हैं. Every morning, every year, once in a week, once in a day, once in a month, twice in a day, twice in a week, twice in a year. इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं. तो जब कभी भी आपको ये एडवर्ब्स दिखाई पड़ती हैं, so feel free to make your sentence should be in present indefinite. आपका सेंटेंस किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होना चाहिए. क्लियर? इनमें भी कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं हार्डली, रियरली, बेयरली, स्कार्सली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, चर्नली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, हैबिचुअली. तो जब कभी भी आपको ये पर्टिकुलर एडवर्ब्स दिखाई पड़ती हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो एडवर्ब्स हैं जो नॉट नंबर 1 में दी गई हैं, हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो एडवर्ब्स है वो हमेशा आपकी मेन वर्ब से पहले आती हैं. ये वाली जो मैंने अभी आपको नॉट 1 में बताई है, तो ये एडवर्ब्स हमेशा आपकी मेन वर्ब से पहले आती हैं. अगर इन एडवर्ब्स को आपने मेन वर्ब्स के बाद यूज किया या बाद में यूज किया, सेंटेंस के लास्ट में यूज किया, योर सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट. आपका सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा. सो देयरफॉर व्हेनेवर यू यूज दीज एडवर्ब्स, ऑलवेज यूज प्रॉपर्ली. आप हमेशा इसको प्रॉपर तरीके से यूज करें. देखिए सेंटेंस को देखते हैं हम. He speaks always the truth. अब देखो जनरली ऑलवेज किससे पहले आता? मेन वर्ब से पहले आता. तो यहाँ पर ये इसका इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट पे आना चाहिए, राइट? मेन वर्ब से पहले आता है, तो क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था he always speaks the truth is the correct answer. He usually in fabulous stories. Fabulous stories. देखो अब जनरली ये जो एडवर्ब्स है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट में यूज की जाती है. अब यहाँ पे is believing, was believing और believes. अब ये देखो ये क्या हो गया आपका? ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया. तो जनरली ये जो एडवर्ब्स हमने अभी डिस्कस की थी ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट में यूज की जाती है. तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यही है, तो यहाँ पे believes आ जाएगा. आपको क्या आ जाएगा? believes आ जाएगा. क्या आ जाएगा आपका? believes, राइट? अब नोट 2 को भी देख लेते हैं हम. देखिए हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम. ओके, ये सारी की सारी जो एडवर्ब्स अभी अंडरलाइन की है मैंने, जिन पे टिक लगाया है. सो ऑलवेज कंसीडर वन थिंग, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. दीज एडवर्ब्स आर ऑफ नेगेटिव. ये जो एडवर्ब्स है हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, ये नेवर, ये सारी की सारी एडवर्ब्स होती हैं, ये नेगेटिव एडवर्ब्स हैं. सो देयरफॉर नीड नॉट यूज अनदर नेगेटिव एडवर्ब. मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव होती हैं, तो इनके सेंटेंस को नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज ये आपस में खुद ही नेगेटिव होती हैं. सो डबल नेगेटिव हमें यूज नहीं करना चाहिए उस सेंटेंस में, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट. नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं वो चीज आपको एग्जाम्पल से बताता हूं. देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखें. अगर मैं इससे पीछे वाले सेंटेंस में जाता हूं तो इससे पीछे वाले सेंटेंस, ये देखो नॉट 3 से पहले नॉट 2 का एक एग्जाम्पल देता हूं. मैंने लिखा, नॉट 2 का एग्जाम्पल है, he hardly does not work. He hardly does not work. Okay, अब देखो he hardly does not work मीनिंग ही इनकरेक्ट है, क्योंकि हार्डली क्या है? ये आपका नेगेटिव एडवर्ब है. यहाँ पे डज नॉट भी आपने यूज कर लिया, तो डबल नेगेटिव आपने यूज कर लिया. या तो लिखो he does not work is the correct answer, या फिर लिखो he hardly works. फिर क्या आएगा? he hardly works. तो जब आपको रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ओके,
और नेवर, इस तरह की जो नेगेटिव एडवर्ब्स मिलती है तो वो हमेशा आपका डबल नेगेटिव कभी भी नहीं लेती है। और मेन थिंग आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो अपने आप में नेगेटिव होती है, तो इसलिए उनके साथ नेगेटिव सेंटेंस का हम यूज नहीं करते हैं। जनरली हम इनके इस तरह की जो एडवर्ब्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनाइट को ही यूज करते हैं। क्लियर? तो ये आपका नोट नंबर 2 था। नोट नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम। देखें, नोट नंबर 2 को देख लेते हैं एक बार। नोट नंबर 2 वी हैव डन ऑलरेडी। नोट नंबर 3 को देखते हैं, राइट? देखिए, जब आप हार्डली, रियरली, बेयरली, स्कार्सली, ये जब कभी भी आप मतलब ये जो पर्टिकुलर एडवर्ब्स का यूज करते हैं, तो अगर उस सेंटेंस में आपको कोई भी डिटर्मिनर्स यूज करना है, मैनी, मच, फ्यू, लिटल, सम और एनी, मतलब जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको ये एडवर्ब्स दी होती हैं, हार्डली, रियरली, बेयरली, स्कार्सली, और उस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर आपको कोई भी एडवर्ब, कोई भी आपको डिटर्मिनर दिया होता है, जिसमें कोई भी डिटर्मिनर मतलब मच, मैनी, फ्यू, लिटल, सम और एनी, तो हमेशा आपको एनी के लिए जाना चाहिए। देखो सेंटेंस में देयर इज हार्डली, अब मैं मान लो यहाँ पे हार्डली यूज कर लिया मैंने, देखो देयर इज हार्डली मैनी स्पेयर, ये भी नहीं, देयर हार्डली मच, देयर हार्डली फ्यू, देयर हार्डली लिटल, देयर हार्डली सम। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वहां पर आपको एनी ही यूज करना होता है, क्योंकि एनी जो होता है वो हमेशा आपका नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है, और हार्डली इस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। तो इसलिए क्या होगा, देयर इज हार्डली एनी स्पेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ वेयर कंप्यूटर्स हैव नॉट बीन प्रेस्ड इनटू सर्विस ऑफ मैन। तो नो की बजाय यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एनी यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, एनी। क्लियर? तो जब कभी भी हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, तो ये सेंटेंस के अंदर आपको एडवर्ब्स दी होती है, और उसी सेंटेंस के अंदर अगर आपको कोई भी डिटर्मिनर दिया होता है, मैनी, मच, फ्यू, लिटल, सम, तो इस तरह की जब आपको डिटर्मिनर्स दिए होते हैं, तो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनी ऑफ दीज डिटर्मिनर्स, यू शुड गो फॉर एनी। आपको क्या लिखना चाहिए, एनी यूज करना चाहिए, बिकॉज एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, और हार्डली एक एडवर्ब है जो कि नेगेटिव मीनिंग बताती है, राइट? इसके बाद नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं हार्ड और हार्डली। देखो, हार्ड भी एक आपका एक एडवर्ब है, हार्ड हालांकि एक एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ हार्ड और हार्डली के बीच में एज एन एडवर्ब, मतलब हार्ड भी आपका एक एडवर्ब है और हार्डली भी आपका एक एडवर्ब है। देखिए, हार्ड क्या बताता है आपका, हार्ड जब भी आप किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसमें वो हार्ड जो है वो एडवर्ब मैनर, जो हार्ड होता है वो मैनर के बारे में बात करता है, किस मैनर से काम किया जाता है या किया गया। जब आप मैनर की बात करेंगे तो वहां पर आप हार्ड यूज करेंगे, और जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार होता है, यानी कोई भी नंबर की बात करते हो, कोई भी काम कितनी बार होता है, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वहां पर हम हार्डली यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हार्डली यूज करेंगे। जब आप मैनर की बात करेंगे तो हार्ड यूज करेंगे, जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वहां पर हार्डली यूज करेंगे, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। ही वर्क्स सो हार्डली दैट एवरीवन लाइक्स टू कीप हिम अ डोमेस्टिक सर्वेंट। देखो, ही वर्क्स सो हार्डली, उसके काम करने का तरीका बताया गया, मैनर बताया गया, उसका मैनर बताया गया। जब मैनर की बात करते हैं तो मैनर के बाद तो आप क्या करते हैं, वहां पर आप हार्डली नहीं बल्कि हार्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ही वर्क सो हार्ड, क्योंकि मैनर बता रहा है तो इसलिए हार्डली नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैनर्स, मैनर की बात कर रहे हो। लेकिन अब मान लो मैं सेंटेंस लिखूं, देखो, ही हार्ड या हार्डली, ही हार्ड और हार्डली knows anything about English, अबाउट इंग्लिश। देखो सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे हम। देखिए, ही हार्ड या हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, तो यहाँ पे हार्ड नहीं बल्कि हार्डली आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप क्या बता रहे हो, एक तरह से फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, या फिर आप जब नेगेटिव सेंस देते हो तो वहां पर भी आप क्या यूज करते हो, हार्डली यूज कर लेते हो। मैं फ्रीक्वेंसी का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे ही हार्ड या हार्डली, हार्डली गोज देयर, मतलब वो वहां पे रेयर ही जाता है। तो सेंटेंस को देखो, ही हार्ड या हार्डली, तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो तो हार्डली आ जाएगा, ना कि हार्ड। क्लियर? तो जब कभी आप मैनर की बात करते हो तो हार्ड यूज करें, और जब कभी आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वहां पर हार्डली यूज करें, राइट? So my dear student, this is all about from my side. I try my best to simplify these rules.
Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another session. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.